प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संजय भारद्वाज। आज मैं आपको बीए पार्ट सेकंड में पढ़ाऊंगा पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड, और ये है भारत की राज्य व्यवस्था। और भारत की राज्य व्यवस्था में मूल अधिकार के बाद में जो आपने पिछली बार पढ़ा, उसके बाद में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है वो आता है राजनीति के निदेशक तत्व। तो ये निदेशक तत्व क्या हैं, इनके अर्थ और स्वरूप को पढ़ेंगे। फिर कई बार ये बात आती है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है। कई बार हम लोग जो है नीति निर्देशक तत्वों को ही मूल अधिकार मान लेते हैं, तो इनमें अंतर क्या है और इसको पढ़ेंगे। और फिर बात आएगी आलोचना की, और ये जब आलोचना आएगी तो आलोचना को पढ़ने के बाद में ये फर्स्ट पार्ट ख़त्म होगा। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे इसका महत्व और फिर इसका क्रियान्वयन। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। निर्माताओं का लक्ष्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का था, और इसलिए उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में ऐसी बातों का समावेश किया जिन्हें कार्य रूप में परिणत किए जाने पर एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। निदेशक तत्वों का अर्थ और स्वरूप क्या है? तो निदेशक तत्व हमारे राज्य के समूह कुछ आदर्श उपस्थित करते हैं जिनके द्वारा देश के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक और नैतिक उत्थान हो सकता है। संविधान की प्रस्तावना द्वारा भारत के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करवाने का लक्ष्य इन आदेशों को क्रियान्वित किए जाने पर ही पूर्ण हो सकता है। ये निदेशक तत्व एक प्रकार से राज्य के लिए नैतिकता के सूत्र हैं तथा देश में स्वस्थ एवं वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना की दिशा में प्रेरणा देने वाले हैं। अब संविधान की धारा 37वीं में कहा गया है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी, किंतु तो भी इसमें दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। मतलब निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों के समान वैधानिक शक्ति प्रदान नहीं की गई है। मतलब हम इसके लिए इसे लागू कराने के लिए किसी कोर्ट में नहीं जा सकते और कोर्ट आदेश नहीं दे सकता, लेकिन राज्य शासन के संचालन के आधारभूत सिद्धांत हैं और ये राज्य का नैतिक कर्तव्य है। जीएन जोशी कहते हैं, निदेशक तत्वों का विधानमंडलों को कानून बनाते समय और कार्यपालिका को इन कानूनों को लागू करते समय ध्यान रखना चाहिए। ये उस नीति की ओर संकेत है जिसका अनुकरण संघ और राज्यों को करना चाहिए। अब अमर नंदी कहते हैं, नीति निर्देशक तत्व ऐसे आदेश के रूप में है जो संविधान द्वारा राज्य को दिए गए हैं। एलजी खेड़ेकर कहते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत वे आदर्श है जिनकी क्रियान्विति का प्रयत्न शासन को करना है। अब मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है? मूल अधिकार न्याय योग्य है, लेकिन निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में ये सबसे प्रमुख अंतर है कि मूल अधिकार न्याय योग्य है, लेकिन निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। यदि कोई कानून किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो क्योंकि अनुच्छेद 32 ने सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को अधिकार दिया है कि वे मूल अधिकारों को कार्यान्वित करने के लिए उचित कार्रवाई करें, अतः ये न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को अवैध घोषित कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई कानून निदेशक सिद्धांतों के प्रतिकूल है तो उसे अवैध नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि निदेशक सिद्धांतों से ना तो हमें कोई न्याय योग्य अधिकार प्राप्त होते हैं और न ही संविधान ने उनके उल्लंघन पर कोई उपचार सुझाया है। इस प्रकार मूल अधिकारों को कानूनी शक्ति है, लेकिन निदेशक तत्वों को कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है। इन्हें तो जनमत का बल और नैतिक शक्ति ही प्राप्त है। दूसरी बात आती है, मूल अधिकार निषेधात्मक है जबकि निदेशक तत्व सकारात्मक निर्देश हैं। एलेन ग्लेडहिल कहते हैं, मूल अधिकार तो कतिपय निषेधाज्ञाएं हैं और इनके द्वारा राज्य को कुछ कार्य करने से रोका जाता है। इसके विपरीत राजनीति के निदेशक तत्व सरकार को कुछ सकारात्मक आदेश हैं जिन्हें पूरा करना उसका कर्तव्य ठहराया जाता है। तीसरी बात आती है, मूल अधिकार नागरिकों के लिए है, नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए है। ये तत्व राज्य के कर्तव्य निर्धारित करते हैं। चौथी बात, मूल अधिकारों द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है। नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र तथा सामाजिक न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना करना है। अब मिनर्वा मिल्स का जो विवाद आया था मई 1980 में, तो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए इस बात पर बल दिया कि मूल अधिकार और निदेशक तत्व संविधान की इन दो प्रमुख व्यवस्थाओं में कानूनी दृष्टि से मूल अधिकारों को उच्च स्थिति प्राप्त है।
निदेशक तत्वों को न्याय योग्य स्थिति नहीं दी गई है और यही बात मूल अधिकारों को नीति निदेशक तत्वों से ऊपर कर देती है। अब हम चर्चा करते हैं नीति निदेशक तत्व कौन कौन से हैं। तो संविधान की धारा 38 से 51 तक राज्य निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। पहला है आर्थिक सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व। इसमें क्या क्या कहा गया है? राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करने का प्रयत्न करेगा। राज्य देश के भौतिक साधनों की स्वामित्व और नियंत्रण की व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। राज्य इस बात का ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण ना हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि पहुंचे। चौथा, राज्य प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री या पुरुष हो समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगा। पांचवा, राज्य श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य तथा शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना होने देगा। मूल संविधान में कहा गया था कि राज्य बच्चों तथा युवकों के शोषण से तथा भौतिक या नैतिक परित्याग से रक्षा करेगा। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इस पे उसे संशोधित किया गया है। राज्य द्वारा बच्चों को स्वस्थ रूप में विकास के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्हें स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति प्राप्त होगी। बच्चों तथा युवकों की शोषण से तथा भौतिक या नैतिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। नेक्स्ट है, राज्य अपने आर्थिक साधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के भीतर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सके, शिक्षा पा सके, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहीनता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट, राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े और स्त्रियों को प्रसूतावस्था में कार्य ना करना पड़े। नेक्स्ट, राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिल सके, उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके, वे अवकाश के समय का उचित उपयोग कर सकें और उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति का अवसर प्राप्त हो सके। नेक्स्ट, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि गाँव में व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिले। नेक्स्ट, वैज्ञानिक आधार पर कृषि का संचालन करना भी राज्य का कर्तव्य होगा। नेक्स्ट, राज्य पशुपालन और अच्छी प्रणालियों का प्रचलन करेगा और गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्ल सुधारने और उनके वध के रोकने का प्रयत्न करेगा। 42वें संवैधानिक संशोधन में और चीज़ें जोड़ी गई हैं कि राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि कानूनी व्यवस्था का संचालन समान अवसर तथा न्याय की प्रगति में सहायक हो और उचित व्यवस्थापन योजना तथा अन्य किसी प्रकार से समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करे, जिससे आर्थिक असामर्थ्य या अन्य किसी प्रकार से व्यक्ति न्याय प्राप्त करने से वंचित ना रह सके। नेक्स्ट है, राज्य उचित व्यवस्थापन या अन्य प्रकार से औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में कर्मचारियों के भागीदार बनने के कदम उठाएगा। 44वें संवैधानिक संशोधन में जो 1979 में हुआ उसमें जोड़ा गया है, राज्य न केवल व्यक्तियों की आय तथा उसके सामाजिक स्तर, सुविधाएं और अवसरों संबंधी भेदभाव को कम से कम करने का प्रयत्न करेगा, वरन विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए व्यक्तियों के समुदाय के बीच विद्यमान आय, सामाजिक स्तर, सुविधाओं और अवसरों संबंधी भेदभावों को भी कम से कम करने का प्रयत्न करेगा। दूसरी बात आती है सामाजिक हित संबंधी नियम। इसमें राज्य के नियम है। नंबर 1, राज्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और स्वास्थ्य सुधारने के लिए प्रयत्न करेगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए औषधि में प्रयोग किए जाने वाले अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। दूसरा, राज्य जनता के दुर्बलतर अंगों के, विशेषतः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों को विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। अब बात आती है न्याय, शिक्षा और प्रजातंत्र संबंधी निदेशक तत्वों में। तो भारत में सुगम और सुलभ न्याय व्यवस्था, शिक्षा के प्रचार और प्रसार तथा प्रजातंत्र की भावना के विकास के लिए भी कुछ निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। पहला है, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त करने का प्रयास करेगा, अनुच्छेद 44। दूसरा, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। तीसरा, नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत मूल संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया था, विधान लागू होने के 10 वर्ष के समय में राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। विधान लागू होने के 50 वर्ष के समय में भी इस स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सका, इसलिए 86वें संवैधानिक संशोधन जो 2002 में हुआ, निदेशक तत्व को स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मूल अधिकार की स्थिति प्रदान की गई तथा निदेशक तत्वों में इसके स्थान पर नया अनुच्छेद जोड़ा गया। राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल
और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करेगा। फिर नेक्स्ट है, प्रजातंत्र की भावना के विकास के लिए राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन की ओर कदम उठाएगा और उन्हें उतने अधिकार दिए जाएंगे कि वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। चौथी बात आती है प्राचीन स्मारकों की रक्षा संबंधी नियम। प्राचीन स्मारकों, कलात्मक महत्व के स्थानों, राष्ट्रीय भवन के भवनों की रक्षा का कार्य भी राज्य को दिया गया है। राज्य का कर्तव्य निश्चित किया गया है कि वह प्रत्येक स्मारक, कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थानों को जिन्हें संसद ने राष्ट्रीय महत्व घोषित किया है, रक्षा करने का प्रयत्न करेगा। 42वें संवैधानिक संशोधन में कहा गया कि राज्य देश के पर्यावरण की रक्षा तथा उसमें सुधार का प्रयास करेगा। राज्य के द्वारा वनों, अन्य वन्य जीवनों की सुरक्षा का प्रयास किया जाएगा। 5वीं बात आती है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी। वसुधैव कुटुंबकम हमारे देश का आदर्श वाक्य है, इसीलिए जियो और जीने दो। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि की बात करेगा। राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करेगा। राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर का भाव बढ़ाएगा। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ये इतने अधिकार हैं। अब हम इसकी आलोचना करते हैं। पहला आलोचना होती है वैधानिक शक्ति का अभाव। निदेशक तत्वों की आलोचना का ये पहला कारण है कि वैधानिक शक्ति नहीं है। संविधान ने राजनीति के निदेशक तत्वों को एक और तो देश के शासन में मूलभूत माना है, किंतु वैधानिक शक्ति प्राप्त या न्याय योग्य नहीं माना है। इसलिए आलोचक इससे कहते हैं ये तो केवल शुभ इच्छाएं, नैतिक आदेश हैं, ये करना चाहिए, मतलब नहीं करना चाहिए। दूसरा है निदेशक तत्व काल्पनिक आदर्श मात्र है। आलोचकों का कहना है कि निदेशक तत्वों में ऐसे काल्पनिक आदर्शों को चित्रण किया है जिन्हें क्रियान्वित करना निश्चित रूप से बहुत दूर की बात है। तीसरी बात आती है एक संप्रभुता संपन्न राज्य में अप्राकृतिक। अब एक संप्रभुता संपन्न राज्य में इस प्रकार के सिद्धांतों को ग्रहण करना एक अप्राकृतिक लगता है। एक उच्च सदा अधीनस्थ सत्ता को आदेश दे सकती है, लेकिन एक संप्रभुता संपन्न राज्य को आदेश दिया जाए यह नितांत अस्वाभाविक लगता है। विधिवेताओं की दृष्टि में एक प्रभुता संपन्न राज्य को इस प्रकार के आदेशों का कोई औचित्य नहीं है। नेक्स्ट है संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होने की आशंका। संवैधानिक विधिवेताओं ने आशंका व्यक्त की थी कि ये तत्व संवैधानिक द्वंद्व और गतिरोध के कारण बन सकते हैं। संविधान सभा में संथानम ने भय प्रकट किया कि इन निदेशक तत्वों के कारण राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री अथवा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच मतभेद हो सकता है। यदि शासन निदेशक तत्वों के विरुद्ध व्यवस्थापिका से कोई विधेयक स्वीकृत करवा लेता है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल इस आधार पर विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं कि यह शासन के मूलभूत सिद्धांत निदेशक तत्वों के विरुद्ध है। इस प्रकार की घटनाएं कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान के बीच मतभेदों को जन्म देंगी और संसदीय प्रजातंत्र को गंभीर आघात लगेगा। तो साथियों ये हमने पहला पार्ट पढ़ा और हम दूसरा पार्ट जो है उसमें पढ़ेंगे नीति निदेशक तत्वों का महत्व क्या है और इसको क्रियान्वयन इसका कैसे किया गया है। धन्यवाद।